स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। देखिए मैं आपको गद्य भाग भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न था उसकी मैं प्रश्नोत्तर करवा रही हूँ। यहाँ हम प्रश्न संख्या 3 से लेंगे। लेखक के मन में क्या विचार आया? लेखक के मन में यह विचार आया कि ये संसार नाशवान है। उद्धत पंडित कहाँ से बुलाए गए थे? उद्धत पंडित हिमालय की कंदराओं से बुलाए गए थे। ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का क्या नाम था? ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का नाम लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण था। छठा क्वेश्चन देखेंगे लघुत्तरात्मक का। लेखक ने देवालय बनाने का विचार क्यों त्याग दिया? मैंने जैसा आपको बताया था पाठ के अंदर कि उसके मन में तो विचार तो आया था देवालय बनाने का, लेकिन उसने क्या देखा कि अगर समाज के अंदर अंग्रेजी शिक्षा का महत्व बढ़ गया तो मेरे मंदिर की तरफ कोई मुंह उठाकर भी नहीं देखेगा। पुस्तक लेखन के विचार पर लेखक क्यों सहम गया? आपको मैंने बताया था कि देवालय बनाने का विचार आया, फिर उसने क्या देखा कि अगर देवालय में बना लेता हूँ और अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हो जाएगा तो कोई भी मंदिर की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखेगा, तो क्या करता हूँ मैं पुस्तक लिख लेता हूँ। तो पुस्तक लिखने के विचार पर लेखक क्यों सहम गया? तो पुस्तक लिखने के विचार पर लेखक इसलिए सहम गया क्योंकि उसने सोचा कि आलोचक उसकी पुस्तक की कटु आलोचना करेंगे और यह पुस्तक मेरी द्वारा बनाई गई जो पुस्तक है वो कोई भी लाभदायक नहीं रहेगी। फिर है पंडित प्राणांतक प्रसाद की क्या विशेषता बताई गई? कैसे थे वो पंडित? तो देखिए पंडित प्राणांतक प्रसाद प्रसिद्ध वेद हैं और जब वह रोगी को औषधि जब तक मतलब वो रोगी को औषधि नहीं देते तब तक वह संसार के कष्ट से कष्ट उठाता रहता है, लेकिन जैसे ही उनकी दवा मिल जाती है रोगी को तो वह स्वर्गवास को प्राप्त हो जाता है, अर्थात सुख की प्राप्ति हो जाती है। वह चिता पर चढ़ते चढ़ते भी वह उनके उपकार को नहीं भूलता है। अब देखिए ये मैंने आपके 8 क्वेश्चन क्लियर करा दिए हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा निबंधात्मक। इसमें आपको बताना है सप्रमाण सिद्ध कीजिए कि भारतेंदु जी ने इस विषय में तात्कालीन समाज का चित्र व्यंग के माध्यम से उपस्थित किया है। आपको प्रमाण देना है इसके अंदर कि जो भारतेंदु जी हैं उन्होंने तात्कालीन समाज का चित्र व्यंग के माध्यम से कैसे उपस्थित किया है। तो आप पहले बता देंगे कि ये एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न जो निबंध भारतेंदु जी ने तात्कालीन समाज का चित्र व्यंग के रूप में इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। फिर आपके पॉइंट्स चलेंगे। आपके किसी भी सब्जेक्ट में चाहे हिंदी हो चाहे इतिहास हो किसी भी विषय में अगर आपके पॉइंट्स आते हैं तो आप उन पॉइंट्स को अंडरलाइन जरूर करेंगे। अंडरलाइन करने पर हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें धार्मिक अंधविश्वास। तो देखिए उस समय धार्मिक अंधविश्वास का भारतेंदु जी के प्रति क्या विचार था कि उस समय नश्वर संसार में नाम को स्थिर रखने का विचार और उसके लिए मंदिर बनाने का कार्य लोग करते थे कि मंदिर बनाया जाए, और इस कार्य के लिए भी अपनी अवैध कमाई भी लगा देते थे, यानी जितनी भी कमाते थे वो सारी लगा देते थे। चंदा मांगना, अब लोगों का सामाजिक धार्मिक जीवन कैसा था? चंदा मांगकर काम करते थे और धन का उपयोग वो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया करते थे। शिक्षा का क्षेत्र कैसा था? शिक्षा के क्षेत्र में लोग तो शिक्षित थे नहीं और शिक्षक कैसे थे? अयोग्य थे। शिक्षक कैसे थे? अयोग्य थे। अब देखिए अंग्रेजी शासन के लिए कि अंग्रेजी शासन की जो नीति थी वो ठीक नहीं थी। शासन के अंदर क्या होता था? अन्यायपूर्ण व्यवहार करते थे। जो शासक होते थे वो लोगों के साथ में अन्यायपूर्ण व्यवहार करते थे। व्यंग रचना, अब इसमें वैसे तो प्रश्न ही बता रहा है हमें कि तात्कालीन समाज का जो चित्र है वो व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार से आपका ये 9वां क्वेश्चन है जो परीक्षा के अंदर 5 नंबर का पूछा जाता है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 10 में। भारतेंदु जी की शैली पर आपको प्रकाश डालना है, तो आप लिखेंगे आंसर में भारतेंदु जी की जो शैली है वो निम्न प्रकार से है। नंबर 1 वर्णनात्मक शैली है, यानी हम किसी भी रचना में जब वर्णन की आवश्यकता होती है तो हम वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। उदाहरण दे दीजिएगा, जैसा कि इन्होंने तो उदाहरण दिया है कि देखो सागर, समय सागर में एक दिन सब संसार निगमन हो जाएगा, काल व सूर्य शशि नष्ट हो जाएंगे, आकाश में तारे भी कुछ पीछे दृष्टि से
न आएंगे। भारतेंदु जी ने यथास्थान पर इस शैली को अपनाया है। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट बता रहा है वो विचारात्मक शैली को दर्शा रहा है कि इनकी जो भारतेंदु जी के जो विचार हैं उसमें शैली के अंदर विचारात्मक शैली को प्रधानता दी गई है। ऐसे ही देखिए भावात्मक शैली में भावों की प्रधानता दी गई है। उपदेशात्मक शैली के अंदर पाठकों का मार्गदर्शन करने के लिए, परामर्श देने के लिए उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली, भारतेंदु जी का जो निबंध है वो गद्य शैली का है और इसमें हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली पर प्रहार किया गया है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 11 में। इसमें है आपके सह प्रसंग व्याख्या करनी है और पहला हमारा है कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं, डैश डैश इस चपल जीवन का क्षण भर भी भरोसा नहीं। ये आपको सह प्रसंग व्याख्या यानी प्रसंग बता करके इसकी व्याख्या करनी है। ऐसे ही दूसरा है कि समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा और डैश डैश एक तृप्त तवे की बूंद हुए बैठे हुए हैं। इस तरह से आपको बता देती हूँ सह प्रसंग व्याख्या। देखिए जैसे आपके सामने व्याख्या दिखाई दे रही है, लिखी हुई आएगी पूरी कि इस चलायमान शरीर का कुछ भी ठिकाना नहीं। इस संसार में नाम को स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति क्या है, देखने पर मुझे विश्वास हो गया कि इस चपल जीवन का क्षण भर भी भरोसा नहीं है। तो प्रसंग तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हम जिस भी पाठ का जो प्रसंग लेते हैं, पाठ का नाम, लेखक का नाम और उसमें ये लेखक क्या बताना चाह रहा है, व्याख्या करेंगे। व्याख्या में ध्यान रखेंगे व्याख्या हमेशा बड़ी होती है, क्योंकि लाइन हमारे को छोटी आएगी, पाठ के बीच में से कहीं से भी वो लाइन नहीं दे देता है। इसे पाठ को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि इस वाली पाठ में ये लाइनें थी। अब देखिए इसमें लेखक कहता है कि एक रात जब वह जैसे ही पलंग पे आकर लेटता है उसको नींद आ जाती है और नींद की दशा में उसको विचार आता है कि संसार में जीवन स्थायी नहीं है, वह कभी भी नष्ट हो सकता है और मरने के बाद भी लोग उसको याद रखें। इसका कोई उपाय पता चल जाए तो अच्छा है। संसार के तौर तरीके देखकर लेखक को ये पक्का विश्वास हो गया कि जीवन चंचल और अस्थिर है, इसके स्थायित्व का एक भी क्षण भर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। इस तरह से इन्होंने व्याख्या की है। और विशेष में देखिए भारतेंदु जी ने संसार की नश्वरता का वर्णन किया है और भाषा यहाँ पे सरल है, सहज है, प्रखर है, जैसा भी आपको लगता है। जैसे ये भाषा अवधि हो तो अवधि, व्रज हो तो व्रज, खड़ी हो तो खड़ी। अब देखिए दूसरी, समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा, काल व शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे, आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आवेंगे, केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे या न रहे और सब तो एक तत्व तवे की बूंद हुए बैठे हैं। प्रसंग सेम रहेगा क्योंकि सेम का पाठ का है, बस ये बताना है कि इसमें किसके बारे में कहा गया है। उसमें हमारे संसार शरीर के बारे में बताया गया था और इसमें समय के बारे में बताया गया है। तो लेखक कहता है कि समय समुद्र के समान है, एक दिन समय रूपी समुद्र में संसार का सब कुछ डूबकर नष्ट हो जाएगा। समय आने पर चंद्रमा और सूर्य भी मिट जाएंगे, कुछ समय बाद आकाश में तारे भी दिखाई नहीं देंगे, तारे भी दिखाई नहीं देंगे और मनुष्य के यश का कमल पुष्प यानी मनुष्य जो कार्य करेगा वो भी शेष नहीं रहेगा। यह पता नहीं है जिस प्रकार गर्म तवे पर, उदाहरण दिया है लेखक ने, जिस प्रकार से गर्म तवे पर पानी की बूंदें गिरते ही नष्ट हो जाती है और क्षण भर में भाप बनकर उड़ जाती है, उसी तरह से संसार के अंदर प्रत्येक वस्तु अस्थायी है, एक न एक दिन हर वस्तु नष्ट हो जाती है। इस तरह से इसका विशेष रहेगा कि भाषा सरल और प्रभावपूर्ण खड़ी बोली है और इसमें लेखक ने समय को समुद्र के समान बताया है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।